नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जहां कल की क्लास में हमने लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में पढ़ा था। हमने लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि व्यवस्था के बारे में पढ़ा, कैसे उसने 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मारा। उसके बाद उसे मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। उसके भाई का नाम आर्थर वेलेज़ली था, जो कि एक सेनापति था। हमने देखा कि सहायक संधि व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से भारत में लागू करने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली था, जो 1798 में गवर्नर जनरल बन के आया और 1805 तक गवर्नर जनरल रहा। सबसे पहली रियासत जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो हैदराबाद थी। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस की। उम्मीद है कि आपने प्रश्नों को भी लगाया होगा, आपने एमसीक्यू भी लगाए होंगे और बढ़िया तरीके से ये टॉपिक पर अपनी कमांड एस्टैब्लिश की होगी। आज की क्लास में हम व्यपगत के सिद्धांत की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे। ये हमारे दूसरे अध्याय का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, सेकंड चैप्टर का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। और कल मुश्किल से एक 20-25 मिनट का वीडियो बना करके हम एक्सपेंशन इन फॉरेन टेरिटरीज डिस्कस कर लेंगे, तो ब्रिटिश काल का विस्तार क्लियर हो जाएगा। फिर हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बंगाल, मैसूर, अवध, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ व्यपगत का सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। लॉर्ड डलहौजी, जिसका मूल नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे था, जिसका मूल नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे था, एक 36 साल की आयु में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। उसने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। उसने कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय भी करवा दिया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का। उसने युद्ध के द्वारा भी बर्मा में विस्तार किया, पंजाब में विस्तार किया। बहुत सारे काम उसके समय पर होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उसने भारत में बहुत सारे सुधारात्मक कार्य भी किए। इंडिया में उसने बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट काम भी किए, चाहे वो भारत में पहली बार रेलवे का संचालन हो, डाक विभाग की स्थापना, या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की स्थापना, या फिर टेलीग्राफ या तार विभाग को शुरू करना। ऐसे बहुत सारे काम उसके समय पर किए गए। तो हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डेफिनेटली हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी बातों को भी हम ब्रीफ में जानेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं डलहौजी के बारे में पढ़ना, या जिसे कहा जाता है फर्स्ट मार्क्विस ऑफ डलहौजी या अर्ल ऑफ डलहौजी, जिसका जन्म स्कॉटलैंड के डलहौजी में हुआ था। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि आखिर लॉर्ड डलहौजी कौन था। और ये 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है, इंडिया का गवर्नर जनरल रहा है। ठीक है, इसमें एक बात समझिएगा कि जब हमने चर्चा की थी वेलेस्ली के बारे में, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये भारत का गवर्नर जनरल है। ये चेंजेस कैसे आते हैं, ये हमें आगे प्रशासनिक नीतियों में समझना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में समझना है। देखिए इसका जो मूल नाम है डलहौजी, इसकी उपाधि थी, डलहौजी से ये बिलोंग करता था। इसका मूल नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे था। ये 12 जनवरी 1848 को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 28 फरवरी 1856 तक ये भारत में रहा। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। इसे अर्ल ऑफ डलहौजी या डलहौजी के प्रथम मार्क्विस की उपाधि भी दी गई है। मात्र 36 वर्ष की आयु में यह भारत का गवर्नर जनरल बनता है। याद रखिएगा कि इसका मूल नाम परीक्षाओं में पूछा गया है। डलहौजी एक उपाधि थी, डलहौजी इसका मूल नाम नहीं था। इसका मूल नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे था। ये चीज पूछी गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये किन कार्यों के लिए जाना जाता है वो हमें समझना है। तो देखें, इसके समय पर ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में सबसे अधिक विस्तार हुआ। ब्रिटिश
एम्पायर का इंडिया में सबसे ज्यादा जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ है वो डलहौजी के पीरियड में ही हुआ है। जितना भी मैप इससे पहले के गवर्नर जनरल छोड़ के गए थे उसमें 2.5 लाख माइल स्क्वायर का इसने वृद्धि करी थी, लगभग 2.5 लाख मील वर्ग की वृद्धि की थी। तो पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ और इस विस्तार को करने के लिए उसने युद्ध की नीतियां अपनाई, पॉलिसी ऑफ वॉर। उसने व्यपगत के सिद्धांत का प्रयोग किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग किया, जिसके तहत 7 देसी रियासतों का विलय किया गया। हालांकि बाद में 2 देसी रियासतें वापस लौटा दी गई, उदयपुर की रियासत और बघाट की रियासत, ये दोनों वापस कर दी गई। इसके अलावा कुप्रशासन का आरोप लगाया और कुछ अन्य आधारों पर राज्यों का विलय किया। मेल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया और दूसरे कुछ आधारों पर और भी रियासतों का विलय किया। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सारे कार्यों के लिए भी जाना जाता है, जैसे भारत में रेलवे का विकास, डाक को व्यवस्थित रूप से शुरू किया। ऐसा नहीं है कि भारत में पोस्टल सिस्टम पहली बार आ रहा था। क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में पोस्ट ऑफिस बनवाया था। पोस्टल सिस्टम इंडिया में पहले भी रहा है, लेकिन इसने व्यवस्थित रूप से डाक विभाग की शुरुआत की थी। इसने सिस्टमैटिकली पोस्टल डिपार्टमेंट को शुरू किया गया था। इसी के समय आप देखेंगे कि पोस्टल स्टैंप शुरू हुए थे। जो पोस्टल स्टैंप होते हैं या जिन्हें हम डाक टिकट कहते हैं, तो भारत में डाक टिकट की शुरुआत भी इसी ने की थी। विक्टोरिया की फोटो लगाई गई थी 1854 में, जब भारत में पहली बार डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है, तार। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग अर्थात पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ये तो ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि डलहौजी के बारे में ना 2-3 बातें कही जाती हैं। जैसे डलहौजी के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि इसकी मंशा भी ना बहुत हद तक लॉर्ड वेलेस्ली की तरह बिल्कुल साफ थी कि हमें भारत में आकर के अधिक से अधिक रियासतों का विलय कंपनी में करना है और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ ये आया था। इससे पहले के जो गवर्नर जनरल हुए उन्हें भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो देसी रियासतों का विलय कर दें, वो प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिला दें, पर वो कोशिश करते थे कि यार उनका आंतरिक प्रशासन बनाया रखा जा सके, वो इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, क्योंकि इनडायरेक्टली तो सभी देसी रियासतों पर नियंत्रण कर ही लिया था सहायक संधि व्यवस्था के द्वारा। पर डलहौजी एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता था देसी रियासतों का विलय करने की। जब डलहौजी भारत से जा रहा था ना, तो उसने 2 खतरनाक बातें बोली थी प्यारे दोस्तों। एक तो उसने बहुत लाइन बोली कि देखो, भारत जैसे बैलगाड़ी के देश को मैंने 3 बहुत बड़े काम कर दिए। मैंने उन्हें रेलवे दे दी, मैंने उन्हें डाक दे दी और मैंने उन्हें टेलीग्राफ की व्यवस्था दे दी। तो भारत को बैलगाड़ियों का देश बोला और कहा कि मैं भारत को 3 ऐसी चीजें दे करके जा रहा हूं जिसकी वजह से मुझे इतिहास याद रखेगा, रेलवे, डाक और तार। लेकिन आखिरी में वो ये भी कहता है कि अब मैं बहुत थक चुका हूं, मेरा नाक और गला अब मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, मैं यहाँ बहुत काम कर चुका हूं। तो अब वो लंदन वापस जाने की तैयारी करता है। तो यही सारी बातें हम पढ़ेंगे, इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो जी, पहला सवाल जो बहुत ही बेसिक है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, जो डलहौजी है, डलहौजी आप क्या बोलेंगे कि सर ये भारत का गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। कब आया था सर? 12 जनवरी 1848 को नियुक्त किया गया और फरवरी 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसका जो जन्म है, याद रखेंगे कि इसका जो जन्म है वो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक, स्कॉटलैंड में डलहौजी नाम की जगह है। इसे अर्ल ऑफ डलहौजी की उपाधि दी गई और इसे डलहौजी का पहला मार्क्विस भी कहा गया था।
डलहौजी का पहला मार्क्विस भी कहा गया था। 36 वर्ष की आयु में ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आया और इसकी मंशा बड़ी क्लियर थी कि भारत में विस्तार करना है, इंडिया में एक्सपेंशन करना है और इसके शासनकाल में लगभग 2.5 लाख मील वर्ग का इजाफा हुआ ब्रिटिश साम्राज्य में, जो कि सर्वाधिक था, जो कि मैक्सिमम था। ठीक है जी। अब ये बात जरा समझिए एक एक करके इसी को, फिर मैं आपको बाद में पीपीटी दिखा दूंगा कि आखिर उसने भारत में अपना विस्तार कैसे किया, उसने इंडिया में अपना एक्सपेंशन कैसे किया, जरा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, भारत में विस्तार करने के लिए, इंडिया में एक्सपेंशन करने के लिए उसने बहुत अलग अलग नीतियां अपनाई, या हम ये कहें कि विलय की नीतियां, हाँ विस्तार की नीतियां भी कह सकते हैं। एक्सपेंशन के लिए उसने अलग अलग नीतियों को अपनाया, विस्तार के लिए उसने अलग अलग नीतियों को अपनाया। जैसे एक नीति थी युद्ध की नीति, अर्थात पॉलिसी ऑफ वॉर, कि युद्ध के द्वारा हम कुछ चीजों का विलय करेंगे, कुछ रियासतों का विलय करेंगे। तो युद्ध के द्वारा इसने सबसे पहले पंजाब का विलय किया, या हम ये कहें कि सिख साम्राज्य को समाप्त किया। 1849 में 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में इसने सिख साम्राज्य का पतन कर दिया और सिख साम्राज्य को पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। यही वो टाइम पीरियड रहेगा प्यारे दोस्तों कि जब महाराजा दिलीप सिंह के पास से जो कोहिनूर हीरा है वो महारानी विक्टोरिया के पास चला जाएगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कोहिनूर जो हीरा है वो महारानी विक्टोरिया के पास चला जाएगा। ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको सिख साम्राज्य पढ़ाऊंगा, तो वहां पूरी के पूरे कोहिनूर की कहानी एक बार में रिकॉल कर दूंगा। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था बर्मा। इसने 1852 में बर्मा का भी भारत में विलय कर दिया। 1852 में इसने बर्मा का भी भारत में विलय कर दिया। एक और इसके समय पर युद्ध हुआ छोटा सा, सिक्किम के कुछ क्षेत्रों पर भी इसने अधिकार कर लिया। जो सिक्किम है उसकी कुछ टेरिटरीज पर भी अधिकार कर लिया। अब सिक्किम में उस समय नामग्याल राजवंश का शासन था। सिक्किम में एक राजवंश रहा है नामग्याल राजवंश। ये लगभग रफ आइडिया बता रहा हूँ, 1600 से लेकर के 1975 तक ऑलमोस्ट यहाँ शासन करते रहे नामग्याल वंश। तो एक स्टोरी है कि कुछ डॉक्टर्स गए हुए थे सिक्किम में और नामग्याल वंश के राजाओं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसा बोलते हैं कि उनके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं किया, और जब उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया तो इससे डलहौजी बहुत नाराज हो गया और डलहौजी ने आक्रमण कर दिया सिक्किम के ऊपर और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को उसने भारत में मिला लिया, सिक्किम के कुछ पार्ट को उसने इंडिया में मिला लिया। तो युद्ध के द्वारा मुख्य रूप से उन्होंने 3 जगह उसने विस्तार किया। पंजाब में एक्सपेंशन किया, पंजाब सेकंड एंग्लो सिख वॉर, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, और महारानी विक्टोरिया को दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा दिला दिया। वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। बर्मा पर अधिकार कर लिया 1852 में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। और सिक्किम पर 1850 में सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पूरे सिक्किम को एक्वायर नहीं किया था, सिक्किम के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था। अब देखिए, अब समझते हैं कि दूसरी तरफ उसने कुछ शांतिमय नीतियां भी अपनाई। दूसरी तरफ उसने कुछ शांतिमय नीतियां भी अपनाई, अर्थात उसने कुछ पीसफुल पॉलिसीज को भी अडॉप्ट किया। तो सर कौन कौन सी शांतिमय नीतियां इसमें निकल के आती हैं, कौन कौन सी पीसफुल पॉलिसीज निकल के आती हैं? तो इसमें पहली नीति जो निकल के आती है वो है कुप्रशासन का आरोप। ठीक है जी, कुप्रशासन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन का आरोप। इसने कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध, जो कि इनका सबसे पुराना अलाय था, अवध इनका दोस्त बन गया था। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि की गई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई थी, उसके बाद से ये इनका दोस्त है। अवध से इन्होंने पहले इलाहाबाद और कड़ावाला क्षेत्र ले लिया, कुछ समय के बाद इन्होंने रुहेलखंड वाला इलाका भी ले लिया, कुछ समय के बाद इन्होंने निम्न गंगा दोआब का क्षेत्र भी ले लिया। सहायक संधि व्यवस्था भी अवध के साथ की गई थी। अवध के लगभग पूरे अधिकार खत्म थे।
फिर भी उन्होंने कुप्रशासन के आधार पर, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अवध का विलय किया। और इसमें बहुत बड़ा योगदान था जेम्स आउटरम का। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा योगदान था जेम्स आउटरम का। और इस समय यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। इस समय यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर किया गया। इसी तरीके से प्यारे दोस्तों आप समझेंगे कि इसने एक और अलग नीति शुरू की, और वो था ऋण। कि भाई साहब ऋण नहीं चुका पा रहे हो, लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऋण अदायगी के लिए, अच्छे से लिख देता हूं यहाँ, ऋण के आधार पर या ऋण अदायगी के रूप में, ऋण अदायगी के रूप में लोन रीपेमेंट, कि आपने लोन लिया था और आप वो रीपे नहीं कर पा रहे हो, इसने हैदराबाद के निजाम से, हैदराबाद के निजाम से, हैदराबाद के निजाम से बरार ले लिया। जो बरार का एरिया था वो ले लिया। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है बरार की कि बरार वाली टेरिटरी हैदराबाद के अंतर्गत आ चुकी थी। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस पर साइन किया था। बहुत सारा रीपेमेंट रह गया था जो कि देना था नवाब को, पर वो रीपेमेंट बहुत दिनों से हुआ नहीं था। तो डलहौजी ने कहा कि देखो पैसा तो अब हमें मिलने वाला नहीं है, उससे बेहतर है कि हम तुम्हारा बरार वाला क्षेत्र ले रहे हैं। तो बरार की टेरिटरी हैदराबाद से ले ली और पूरी तरीके से वहां विलय कर दिया। और तीसरी सबसे खतरनाक जो नीति थी, सबसे डेंजरस जो पॉलिसी थी, वो था व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, जिसे हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, हड़प नीति भी कहा जाता है इसे प्यारे दोस्तों। और इसके तहत जिसे हम पढ़ने वाले हैं, उसने 7 रियासतों का विलय किया। उसने 7 अलग अलग रियासतों का विलय किया। सतारा है, जैतपुर है, संभलपुर है, इन सब का विलय वो करते रहा। सतारा, जैतपुर, जैतपुर है, संभलपुर है, उदयपुर का विलय किया गया, संभलपुर, बघाट, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब का विलय उसने किया इसी आधार पर। ठीक है, ये लगभग 7 रियासतें थी। तो इन 7 रियासत, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 रियासतें हो गई। इन 7 रियासतों का विलय उसने व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर कर लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर कर लिया। अब देखो कितना ना आपको बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी शासनकाल दिखेगा कि एक तरफ ये शासन का विस्तार कर रहा है, युद्ध कर रहा है, शांतिमय नीतियां, उसी समय पर ये भारत में ना बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क भी करेगा। भारत में इसने बहुत सारे विकासात्मक कार्य भी किए जो हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट वर्क भी किए, जैसे रेलवे, रेलवे का गठन, जैसे रेलवे, भारत में पहली बार रेलवे आएगा। भारत में तार, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो लाइन होती है। फिर इसके अलावा डाक विभाग की स्थापना करना, ठीक है, डाक विभाग की स्थापना करना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चार्टर एक्ट में प्रावधान, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चार्टर एक्ट में प्रावधान आएगा। वुड डिस्पैच इसी के समय आएगा, शिक्षा के लिए। तो ऐसे काम भी होंगे बहुत सारे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ये सारे काम भी इसी के समय होंगे। लेकिन इनमें से किसी भी काम का उद्देश्य भारत में विकास करना नहीं था। इसमें से किसी भी काम का उद्देश्य इंडिया में डेवलपमेंट करना नहीं था। इन सब का एकमात्र उद्देश्य था कंपनी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। तो आप कहोगे सर रेलवे के विकास से क्या फायदा होगा? अरे रेलवे के विकास से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, और जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो पोर्ट का सामान जल्दी अंदर, अभी तक क्या था ना कि तटीय क्षेत्रों तक ही व्यापार सीमित था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आंतरिक भागों में भी घुस गई, इंटरनल एरियाज में भी घुस गई। तार बिछाने से फायदा था कि प्रशासन और आसान हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा आसान हो गया।
डाक विभाग की स्थापना करी, संचार के लिए कम्युनिकेशन बेहतर किया जा सके। पीडब्ल्यूडी के द्वारा इंपॉर्टेंट रोड, ब्रिजेस, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में जहां सैनिक आवाजाही ज्यादा होती है। तो सारी चीजें डेवलप की गई, पर उन सब का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा करना, ब्रिटेन की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करना, उपनिवेशिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। अब यहीं से सवाल बन जाते हैं बहुत सारे कि अच्छा, पंजाब का विलय किसने किया, बर्मा को किसने जीता, सिक्किम को किसने जीता, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किसके शासनकाल में हुआ, बरार किससे ले लिया गया, व्यपगत के सिद्धांत के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, रेलवे तार, ये पूरा एक जो चार्ट है ना जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये मैंने सब कुछ ब्रीफ में आपको समझा दिया। ये पूरी कहानी मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है जी, चलिए एक बार देख भी लीजिए पीपीटी से, फिर हम एक एक करके सिद्धांत की बात करते हैं। और सबसे पहले हम व्यपगत के सिद्धांत की बात करेंगे, सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे। पर एक बार आप इसे ध्यान से देख लें, फिर हम व्यपगत का सिद्धांत समझेंगे। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। बहुत ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है, सवाल आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है व्यपगत का सिद्धांत, वो है व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है जी, तो व्यपगत के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, देखो व्यपगत का जो अर्थ होता है ना, व्यपगत या लैप्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी का भी विलय करना, किसी को विलय कर लेना या किसी को भी समाप्त कर देना, ये इसका मतलब होता है। तो जो व्यपगत का सिद्धांत है अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी है, ये एक ऐसा सिद्धांत था कि प्राकृतिक अगर किसी भी राजवंश का कोई प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अगर किसी भी रियासत का कोई भी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस रियासत का विलय कंपनी में कर लिया जाएगा, उस रियासत का मर्जर कर लिया जाएगा। बात को समझना, अगर किसी भी कंपनी का, किसी भी देसी रियासत का नेचुरल मेल हेयर नहीं है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में उसको मर्ज कर लिया जाएगा इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये पूरी कहानी को जरा समझना, पूरी स्टोरी को समझना, ताकि एक एक बात क्लियर हो जाए। देखो, भारत में ना एक बहुत पुरानी परंपरा रही है और आज भी ये परंपरा हिंदू कानून के तहत आती है। भारत में बहुत पहले से लोग दत्तक पुत्र या अडॉप्शन की प्रोसेस अपनाते थे। बहुत से ऐसे राजा हुए हैं भारत में जिनकी खुद की संतान नहीं होती थी, तो उस स्थिति में वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते थे, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता था, अडॉप्टेड सन कहा जाता था, और वही उनकी मृत्यु के बाद उनके शासन को संभालता था या उनका उत्तराधिकारी बनता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराधिकार के लिए दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल बनाया कि ऐसी रियासतें जिनको बनाने में ब्रिटिश साम्राज्य का योगदान है या जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान बनी है, ऐसी रियासतें अगर प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता है और वो दत्तक पुत्र को अपना शासक घोषित करते हैं, तो उनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाए। एग्जाम्पल लेते हैं हम सतारा का। सतारा के राजा थे प्यारे दोस्तों, तो सतारा के राजा के पास अपनी खुद की संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक व्यक्ति को गोद ले लिया। कंपनी को यह बात पता चली, कंपनी ने कहा क्या ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने इसको गोद लिया है। कहा कि अब गोद लेने वालों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सतारा को कंपनी में मिला लिया। यही था व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी इसकी टेक्निकलिटीज पे हम जाएंगे, क्या क्या चीजें थी क्या नहीं थी, वो सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये शुरू होता है, अभी मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगला सवाल ये आता है कि भारत ये नीति
क्यों लेकर के आया था। तो ये बात तो सच है कि भारत में लॉर्ड डलहौजी ने इसको व्यवस्थित रूप से लागू किया था, पर ऐसा नहीं है कि डलहौजी से पहले ये पॉलिसी नहीं थी। बिफोर डलहौजी ये पॉलिसी ऑलरेडी बन चुकी थी। देखिए 1834 में 1834 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, अर्थात वो जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन कर रहे हैं लंदन में बैठ करके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने गवर्नर जनरल को एक पावर दी थी कि अगर कोई भी देशी रियासत जो कि ब्रिटेन के अंडर में है, वो अगर दत्तक पुत्र लेती है, अगर वो अडॉप्टेड सन को लेती है, तो इसे मान्यता देना या ना देना ये पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के हाथों में था। और डलहौजी से पहले कुछ रियासतें थीं जो इस आधार पर जिनका विलय किया गया था, इस बेसिस पर जिन्हें मिलाया गया था। एग्जाम्पल के लिए गुजरात में एक मांडवी नाम की रियासत थी, ठीक है। इसके अलावा कोलाबा नाम की रियासत थी, जालौर करके एक रियासत थी। इन सबको 1834 से 1842 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इसी कानून का फायदा उठा करके मिलाया गया था, इसी कानून का फायदा उठा करके। तो ऑलरेडी ये बात पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत में गवर्नर जनरल को बोल दी थी कि अगर कोई भी देशी रियासत जिसका निर्माण हमने किया है या हमारे अधीन है, जिसका निर्माण हमने किया, अभी वो बताएंगे, जिसका निर्माण हमने किया है, अगर वो उनका प्राकृतिक लड़का, और लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं, अगर उनका खुद का लड़का नहीं है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को उन्होंने गोद लिया है, तो आपके ऊपर है, आप उस गोद लिए हुए लड़के को शासक बनने की अनुमति दोगे या नहीं दोगे। तो बहुत सी जगह पर जैसे मांडवी है, कोलाबा है, जालौर है, इवन सूरत है, यहाँ पर इन जालौन, माफ कीजिए जालौर बोल रहा हूं मैं, ये जालौन है, जालौन, सूरत, इन सब जगहों पर इसका प्रयोग किया गया और इन रियासतों का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य। तो अगेन वही वाली बात है जो हमने सहायक संधि व्यवस्था में पढ़ी थी, जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पढ़ी थी, कि ये व्यवस्था पहले भी भारत में रही है, ये सिस्टम पहले भी इंडिया में रहा है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसको व्यवस्थित रूप से भारत में लागू किया। लॉर्ड डलहौजी ने इसको कोडिफाई किया और फिर इंडिया में लागू किया। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या नियम बनाए ये समझना। उम्मीद है कि व्यवस्था समझ में आ गई होगी। सिद्धांत बड़ा सिंपल था, अगर देशी रियासतों के पास खुद का लड़का नहीं है, किसी दूसरे को उन्होंने गोद लिया है, तो गोद लिए हुए लड़के को राजा नहीं माना जाएगा और उस रियासत का जो विलय है वो कंपनी में कर दिया जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था थी, ये पूरा का पूरा सिस्टम था। अब व्यवस्था डलहौजी ने कैसे बनाई? तो डलहौजी ने इसको प्रॉपर कोडिफाई किया था, डलहौजी ने इसको प्रॉपर संहिताबद्ध किया, अर्थात इसे कोडिफाई किया। सबसे पहले डलहौजी ने क्या किया, जितनी भी देसी रियासतें थीं, जितनी भी देसी रियासतें थीं, उसने इन्हें 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया जी? उसने इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। देसी रियासतों को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, प्रिंसली स्टेट को 3 अलग अलग भागों में बांटा। सबसे पहले थी प्रथम श्रेणी, इनका नाम रखा गया फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर के प्रिंसली स्टेट थे। द्वितीय श्रेणी की रियासतें अर्थात सेकंड ऑर्डर के प्रिंसली स्टेट, और तृतीय श्रेणी की रियासतें अर्थात थर्ड ऑर्डर के प्रिंसली स्टेट। पहली श्रेणी की रियासतों में या फर्स्ट ऑर्डर के स्टेट में ऐसी रियासतों को रखा गया जो कभी भी किसी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं रही हैं, किसी भी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं रही हैं, किसी भी सुप्रीम पावर के अंडर में नहीं रही हैं। सुप्रीम पावर से यहां पर मतलब है मुगल, यहां पर मतलब है मराठा, इन सब के अंडर में कभी भी नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। मुगल हो, मराठा हो या निजाम हो, इन सब के अधीन कभी भी नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसी रियासतें जो ना कभी मुगलों के अधीन रही, ना कभी मराठों के अधीन रही, ना कभी निजाम के अधीन रही,
ऐसी रियासतों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ऐसे प्रिंसली स्टेट पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया गया। कहा गया कि भाई साहब अगर आपको अडॉप्शन करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया गया। दूसरी श्रेणी में ऐसे राज्यों को रखा गया जो कभी ना कभी मुगलों के या मराठों के या निजाम के अधीन रहे हैं, जो कभी ना कभी मुगल या मराठा या निजाम के अधीन रहे हैं, लेकिन अब कंपनी के अधीन है। ये कंपनी के अधीन थी नहीं तो इन पे क्या रूल था इनका, लेकिन अब कंपनी के अधीन है। कितना बढ़िया वो क्लासिफिकेशन कर रहा है जिसका कोई बहुत ज्यादा बेस है नहीं है। तो दूसरी श्रेणी में डलहौजी ने कहा कि ऐसी देसी रियासतें जो कभी ना कभी मुगल या फिर मराठा या फिर या फिर निजाम के अंडर में रही हैं, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, अब ब्रितानी कंपनी के अंडर में। तो ऐसी रियासतों से कहा गया कि आप गोद जब भी लोगे, जब भी आप गोद लोगे, जब भी आप अडॉप्शन करोगे, तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनुमति दे देती थी, तो इन श्रेणी की रियासतों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो दूसरी श्रेणी में उसने बस एक वो बना दिया रूल कि ठीक है आप अडॉप्शन कर लो, हम अडॉप्शन करने से आपको नहीं रोक रहे, आप अडॉप्शन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी आप अडॉप्शन करोगे तो अडॉप्शन करने से पहले एक बार आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एक बार आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के आप अडॉप्शन नहीं कर सकते, बिना परमिशन के आप अडॉप्शन नहीं कर सकते। 99% केसेस में ये परमिशन दे दिया कर। ठीक है, तो दूसरी श्रेणी की रियासतों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं रिपीट करूंगा, पहली श्रेणी में वो रियासतें थी जो कभी भी ना मुगल, ना मराठा, ना निजाम के अंडर में थी, इवन कंपनी का भी अभी उन पर कोई जोर नहीं था, तो ऐसी कंपनियों, ऐसी रियासतों पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया गया। दूसरे में ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो कभी ना कभी मुगल, मराठा या निजाम के अंडर में रहे हैं, लेकिन अब कंपनी के अंडर में है, तो ऐसी रियासतों को गोद लेने से पहले एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन दे दी तो आप गोद ले लीजिए, नहीं दी तो फिर आपका विलय हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि 99% केसेस में इन्होंने अनुमति दी है। अब आती है तीसरी, सबसे डेंजरस, तीसरी श्रेणी में जो रियासतें थी, थर्ड ऑर्डर में ऐसी रियासतें थीं जिनका निर्माण, जिनका फॉर्मेशन ब्रिटिश सहायता से हुआ है, जिनका निर्माण ब्रिटिश सहायता से हुआ है अर्थात ब्रिटिश असिस्टेंस से हुआ है, या फिर इनका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ है। मतलब सीधी सी बात है, ब्रिटेन की सहायता से बनने वाली रियासतें, ऐसी रियासतें जिनको बनाने में ब्रिटेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनके फॉर्मेशन में ब्रिटेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे सतारा उन्हीं में से एक थी, झांसी भी उन्हीं में से एक थी। ये सब झांसी वगैरह मराठा के अंतर्गत आते थे। तो जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ तो अलग अलग संधियां की गई थी, अलग अलग अलायंसेस बनाए गए थे, और उसी के तहत इन रियासतों का निर्माण किया गया था। तो ऐसी रियासतें जो मुख्य रूप से ब्रिटेन की सहायता से निर्मित हुई हैं, इन रियासतों पर कहा गया कि आप गोद नहीं ले सकते, किसी भी कंडीशन में आप एडॉप्शन नहीं कर सकते। अगर आपका प्राकृतिक पुत्र नहीं है, अगर नेचुरल सन नहीं है, तो आप दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, आप अडॉप्टेड सन को अपना सक्सेसर नहीं बना सकते, और इस स्थिति में आपके राज्य का विलय कर लिया जाएगा, आपके स्टेट को, आपकी प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज किया जाएगा। तो मुख्य रूप से जितनी भी रियासतें, लगभग सभी रियासतें इसी श्रेणी में आती थी। दो रियासतों के साथ गलती हो गई, एक बगाड की रियासत
जो हिमाचल प्रदेश में थी, और दूसरा उदयपुर की रियासत जो छत्तीसगढ़ में थी। ये उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूं, उदयपुर की बात कर रहा हूं। तो उदयपुर की रियासत जहां के राजा कल्याण सिंह थे, और बगाठ की रियासत जो हिमाचल प्रदेश में थी। इनको गलती से, ये इस श्रेणी में थे, उनको इस श्रेणी में डाल दिया, तो गलत तरीके से मर्ज कर लिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग ने वापस करा था उन दोनों को। 5 का तो विलय, 7 का विलय किया था, 2 वापस कर दिए, 5 बस रहे हैं। तो मुख्य रूप से तीसरी श्रेणी में जो रियासतें थीं, थर्ड ऑर्डर में जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्हीं पर व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया। तो समझ में आया? अब ये तो था वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब नियम क्या क्या बनाए गए? तो पहला नियम तो बड़ा क्लियर था, पहला नियम तो बड़ा क्लियर था। अब ये नियम किसके लिए हैं? ये सारे नियम इनके लिए हैं, मुख्य रूप से ये सारे नियम इनके लिए हैं। ठीक है जी, तीसरी श्रेणी की रियासतों के लिए। तो नियम क्या क्या बनाए गए? तो पहला नियम तो यह बनाया गया कि अगर प्राकृतिक प्राकृतिक पुरुष पुत्र, या पुत्र ही बोलेंगे हम, प्राकृतिक पुत्र ही लिख दें। अगर प्राकृतिक पुत्र नहीं है, अगर नेचुरल सन नहीं है, तो फिर ऐसी रियासतों का कंपनी में विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि किसी के यहां दत्तक पुत्र है, किसी के यहां दत्तक पुत्र है, किसी के यहां अडॉप्टेड सन है। मान लेते हैं कि यार अब उसका बेटा नहीं था, लेकिन उसने किसी को अडॉप्ट कर लिया था। तो इसके साथ क्या होगा? तो ये जो अडॉप्टेड सन है, इसे राजा नहीं बनाया जाएगा, इसे राजा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो राजा थे इससे पहले, इसके पिता जो राजा थे, उस राजा की निजी संपत्ति इस दत्तक पुत्र को मिलेगी। यह शब्द विशेष तौर पे ध्यान रखना, उस राजा की निजी संपत्ति इसके मिलेगी। उस राजा का जो प्राइवेट वेल्थ है वो उसे मिलेगा, निजी संपत्ति। जैसे मान लो कि मैं एक राजा हूं, अब मेरा एक दत्तक पुत्र है, मेरे राज्य का तो विलय हो गया, लेकिन दत्तक पुत्र तो है, अडॉप्टेड सन तो है। तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? उसे राजा नहीं बनाया जाएगा, उसे किंग नहीं बनाया जाएगा। लेकिन मेरी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे मेरे कुछ गहने हो सकते हैं, मेरा खुद का शायद थोड़ा बहुत कहीं और सिक्के विक्के हों, खुद के बहुत ही छोटी सी मात्रा में होते हैं, तो इन सब का अधिकार दत्तक पुत्र को मिलेगा। राज्य पर अधिकार नहीं मिलेगा, राजकोष पर अधिकार नहीं मिलेगा, वो तो राज्य का पैसा है। जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उन चीजों पर अधिकार मिलेगा जो कि पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो कि पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इसमें याद रखना कि जैसे मान लीजिए कि मैं जब तक था तो मुझे ब्रिटेन से पेंशन मिल रही थी, मुझे ब्रिटेन से पेंशन मिल रही थी, लेकिन मेरे दत्तक पुत्र को यह पेंशन नहीं मिलेगी, मेरे अडॉप्टेड सन को ये पेंशन नहीं मिलेगी। तो राजा जब तक था उसे पेंशन मिल रहा होगा, उसे कोई भत्ता मिल रहा होगा, लेकिन उसके दत्तक पुत्र को ये भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नियम बनाए गए थे, इस तरह के रूल्स बनाए गए थे। तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ निजी संपत्ति पर ही दत्तक पुत्र का अधिकार होता था, ना तो उसके पिता को मिलने वाली पेंशन और ना ही उसके पिता के राज्य की संपत्ति उसे नहीं मिलती थी। अडॉप्टेड सन का सिर्फ राइट होता था किंग की पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल बिलोंगिंग्स पर, ना तो किंग के एम्पायर पर, ना तो स्टेट का प्रॉपर्टी, ना स्टेट का लैंड, इस पर कोई भी अधिकार नहीं होता था अडॉप्टेड सन का। ठीक, तो इस तरह से विलय किया गया। अब सवाल आता है कि सर किन किन का विलय किया गया, कैसे विलय किया गया, ये जरा बताइए। ठीक है, तो 7 रियासतों का विलय किया गया और क्रम से इनके नाम याद रखना। सबसे पहला जो विलय हुआ वो सतारा का हुआ। अप्पा सिंह यहाँ के राजा थे, अप्पा साहेब यहाँ के राजा थे। तो अप्पा साहेब का कोई पुत्र था नहीं, तो अप्पा साहेब को हटा दिया गया और सतारा का विलय कर लिया गया, सतारा को मिला लिया गया। सतारा के बाद जो अगला विलय हमें देखने मिलता है वो जैतपुर वाला जो क्षेत्र है उसका विलय हमें देखने मिलता है कि जैतपुर यूपी में आता है। राजा खेत सिंह यहाँ के राजा थे, जैतपुर खेत सिंह यहाँ के राजा थे, तो जैतपुर का भी विलय कर लिया गया। ठीक है, सतारा, सतारा के बाद जैतपुर का विलय किया गया। ठीक है, संभलपुर का विलय किया गया,
संभलपुर, संभलपुर का विलय किया गया। बघाट का विलय किया गया। ठीक है, उदयपुर का विलय किया गया। उदयपुर का विलय किया गया। इन सब का विलय हो रहा है। संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, झांसी, नागपुर, इनका विलय किया गया। इसमें से याद रखिएगा कि जो बघाट है और उदयपुर है ये वापस कर दिए गए थे। ये दोनों ही वापस लौटा दिए गए थे प्यारे दोस्तों। इन दोनों को वापस कर दिया गया था। ठीक है, इन दोनों को ही वापस कर दिया गया था। दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, तो आइए एक बार ये सारी बातें देख लेते हैं। सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, एक बार आपको हम बता देते हैं क्या क्या बातें हैं, और फिर मैं आपसे कुछ सवाल भी कर लेता हूँ। क्या क्या प्रोविजंस थे, उम्मीद है कि वो क्लियर हो गए होंगे। तो व्यपगत का अर्थ क्या होता है? व्यपगत का मतलब होता है समाप्ति। ये राजनीतिक सर्वोच्चता की नीति थी, ब्रिटिश पैरामोंटी के सिद्धांत पर आधारित थी। यदि किसी देसी रियासत का शासक बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दी जाती थी। 1834 में कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने गोद लेने के अधिकार के मामलों की पूरी शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी थी। मांडवी, कोलाबा, जालौन और सूरत, इन सब का विलय इसी आधार पर पहले किया जा चुका था। दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दत्तक पुत्र को सिर्फ व्यक्तिगत संपत्ति या पर्सनल बिलोंगिंग्स दी जाएंगी। ठीक है जी, तो ये बात याद रखना। ये 3 श्रेणियां थी अलग अलग जो हमने आपको बताई। सतारा 1848 में अप्पा साहेब, जैतपुर यूपी 1849 में राजा खेत सिंह, संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर छत्तीसगढ़ 1852, झांसी यूपी 1853, गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई, आगे डिटेल में पढ़ना है हमें, नागपुर महाराष्ट्र 28 जनवरी 1854। कई जगह पर ना एक कंफ्यूजन पैदा होता है। कुछ किताबें कहती हैं कि देखो झांसी का विलय ना बाद में किया गया था, झांसी से पहले नागपुर का विलय किया गया था। तो मैं अभी से बस आपको सचेत कर दे रहा हूँ कि इस तरह की बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक और कहानी है, राजस्थान की एक रियासत थी करौली। राजस्थान की एक रियासत थी करौली। करौली का भी विलय डलहौजी करना चाहता था, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने यह परमिशन नहीं दी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली को मर्ज करने की परमिशन नहीं दी थी। कहा था करौली जो है वो हमारा अलाय है, वो हमारा प्रोटेक्टेड अलाय है, तो उसका मर्जर आप नहीं कर सकते। अर्थात उसे दूसरी या पहली श्रेणी में मान लिया था। ये इसके प्रभाव हैं जी। देखिए, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर है, ये वो वाला उदयपुर नहीं है, झांसी और नागपुर। देखो प्यारे दोस्तों, सवाल बड़ा सीधा सा बनता है। एक तो प्रावधान के आधार पर सवाल बनता है, प्रोविजंस के बेसिस पे सवाल बनता है। दूसरा, रियासतों के क्रम से सवाल पूछा जाता है, ऑर्डर से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट और उदयपुर, आखिरी में झांसी और नागपुर। बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, जैतपुर और संभलपुर। मैप में आप देखोगे तो ये चीजें आपको याद भी हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से ये चीज आपसे बनने लगेगी। तो यही था व्यपगत का सिद्धांत, यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है जी, चलो, तो उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा। परेशान मत होना, अभी मैं रिकॉल भी करा दूंगा, चीजें याद भी करा दूंगा, दैट इज ऑन मी। अब ये देख लेते हैं कि अवध का विलय इसने कैसे किया। अवध बहुत पुरानी रियासत थी, बहुत पुरानी तो नहीं, लेकिन मुगलों का जब पतन हो गया तब सादत खान ने आधुनिक अवध की निर्माण किया था। सादत खान ने मॉडर्न अवध को बनाया था। एक बार ध्यान से ये देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, चलो थोड़ी सी कहानी ना हम अवध की भी जान लेते हैं, क्योंकि हमने अवध के बारे में इतनी बात की। बेसिक सी कहानी, ऑल दो हम अवध आगे पढ़ेंगे जहां हम उनके नवाबों का अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी कहानी की अवध का विलय आखिरकार कैसे हुआ। देखो, अवध जो है, जैसा हमने आपको बताया कि 1764 में अवध ने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा था, और बक्सर की लड़ाई में अवध हार गया था। जैसे ही अवध हारा तो नवाब शुजा उद दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने
इलाहाबाद की संधि की थी। बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने 1801 में अवध के साथ सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे। हमने एक नीति पढ़ी थी, घेरे की नीति, अर्थात रिंग फेंस पॉलिसी। उसमें हमने जाना था कि अवध एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। अफगान और इवन आगे जाकर के हमने मराठा, अफगान, रशिया, इन सब से मदद के लिए एक प्रकार से अवध बफर स्टेट के रूप में काम करता था। अवध हमेशा से बहुत ही अच्छा अलाय रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अंततः उसे भी भारत में, उसे भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। लेकिन कहानी इतनी छोटी सी है नहीं जितनी हम छोटी समझते हैं। देखो, कुप्रशासन की रिपोर्ट कंपनी के पास कई बार पहुंच चुकी थी और कई बार जनता की ये शिकायत लॉर्ड ब्रिटिश गवर्नर जनरल तक पहुंच चुकी थी कि अवध में जनता बहुत खुश नहीं है या अवध में प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा है। यही कारण था कि विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो अवध के नवाब थे उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई। उनके बारे में ये कहा भी गया कि अगर आपने अपने यहाँ का प्रशासन ठीक नहीं किया, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं किया, तो फिर विलय कर लिया जाएगा रियासत का। इसी बीच में 1837 में इवन लॉर्ड ऑकलैंड और नवाब मोहम्मद अली शाह के बीच में एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया कि आगे से अगर हमें कुप्रशासन की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली तो हम अवध का विलय कर लेंगे ब्रिटेन में। अब ये बात भी समझने की है कि अगर अवध में कुप्रशासन हो भी रहा था, अगर अवध में मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो भी रहा था, तो इसके जिम्मेदार ब्रिटेन के लोग ही थे, क्योंकि सहायक संधि व्यवस्था के तहत जिस तरह से अवध को कंट्रोल किया गया था, नवाब के पास नाम मात्र की शक्तियां थी। आंतरिक मामलों में भी ब्रिटिश रेजिडेंट अत्यधिक हस्तक्षेप करते थे। तो ये बात ब्रिटेन ने कभी एक्सेप्ट नहीं की कि अगर यहाँ कुप्रशासन है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर अंततः 1848 में जब डलहौजी आया तो उसने कर्नल स्लीमैन को अवध भेजा कि आप अवध जाओ, अवध का अध्ययन करो और पता करो क्या वास्तव में यहाँ पर कुप्रशासन है या एक्चुअल में यहाँ पर मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। देखो, डलहौजी ना हर एक लॉ, हर एक ऐसा कानून जिसके द्वारा वो किसी भी रियासत का विलय कर सकता है, उसका अध्ययन करता था। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी कोई चीज थी नहीं, लेकिन उसको याद आया कि यार 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने गवर्नर जनरल को यह पावर दे रखा था कि वो गोद लेने की नीति को विनियमित कर सकता है, वो अडॉप्शन पॉलिसी को रेगुलेट कर सकता है। उसने वो एक लाइन उठाई वहां से और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तैयार कर दी। फिर उसे याद आया कि यार जो ऑकलैंड है, उसने अवध के नवाब मोहम्मद अली के साथ एक ट्रीटी की थी कि अगर हमें दोबारा से यहाँ पर मेल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट मिली तो हम अवध का मर्जर कर लेंगे ब्रिटिश एम्पायर में। उसने वहां से उस लाइन को उठाया और डिसाइड कर लिया कि अवध का भी हम विलय करेंगे, अवध का भी हम मर्जन करेंगे। तो सबसे पहले उसने कर्नल स्लीमैन को वहां भेजा, वही कर्नल स्लीमैन जिसका बहुत बड़ा योगदान है भारत से ठगों की समाप्ति में, विशेष तौर पे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो कर्नल स्लीमैन को भेजा। कर्नल स्लीमैन अवध गए, उन्होंने अवध में बहुत अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने बताया कि ये बात सच है कि अवध में कुप्रशासन है, लेकिन उसका विलय करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम आंतरिक प्रशासन में नवाब की मदद करें, हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में नवाब को असिस्ट करें। डलहौजी बड़ा चिढ़ गया कि डलहौजी जिस उद्देश्य से भेजा था वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। इसने कहा नहीं नहीं, ये रिपोर्ट ही अच्छी नहीं है, दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं। तो डलहौजी ने फिर जेम्स आउट्रम को भेजा। डलहौजी ने फिर जेम्स आउट्रम को भेजा और जेम्स आउट्रम को पता था कि किस उद्देश्य से उसे भेजा जा रहा है। तो जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट तैयार की और जेम्स आउट्रम ने कहा कि यार यहाँ तो कुप्रशासन है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए अवध का विलय कर लिया जाना चाहिए, इसलिए अवध का मर्जर होना चाहिए।
और डलहौजी ने इसकी रिपोर्ट को तुरंत स्वीकार कर लिया और 13 फरवरी 1856 को 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय भी ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें भेज दिया गया, कहा गया कि इन्हें अपमानित भी किया गया और इन्हें कलकत्ता भेज दिया गया और अवध की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। ये नवाब वाजिद अली शाह हैं, इनको कलकत्ता जाने के लिए बोल दिया गया और ये जेम्स आउटरम हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया था। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया था, तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया था। प्यारे दोस्तों, परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई और इसकी बहुत निंदा की गई। जॉन शेपर्ड का एक कथन है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स में से एक थे, कि यह विलय भारतीयों की स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने में उतना ही सफल होगा जितना उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने। खतरनाक सा स्टेटमेंट दिया कि अधिकार और हितों की रक्षा तो करेगा, लेकिन असंतोष इतना ज्यादा होगा कि भारतीयों की स्वतंत्रताओं को मतलब अधिकार और हितों की रक्षा तो करेगा लेकिन स्वतंत्रताओं को भी बढ़ावा देगा। तो तारीफ की एक प्रकार से कि सही काम किया है। तो स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने यह कहा था कि यह विलय भारतीयों की स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देगा, इंडियन को और लिबर्टी देगा और साथ ही साथ में उनके जो भी राइट हैं उनकी रक्षा करेगा। तो इसकी तारीफ की जॉन शेपर्ड ने और इस प्रकार का एक कथन दिया था। तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा जॉन शेपर्ड का स्टेटमेंट है। ठीक है, चले अब हम कार्यों की बात कर लेते हैं। हमने इस बारे में चर्चा कर ली कि व्यपगत का सिद्धांत क्या था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इन सब का 7 रियासतों का विलय किया गया। क्या नीति थी, क्या नहीं थी? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत पंजाब का विलय कर लिया गया। 1852 में बर्मा का विलय कर लिया गया। सिक्किम के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। लेकिन जैसा हमने बताया कि डलहौजी ने कुछ कार्य भी किए हैं, डलहौजी ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी किए हैं, जिन्हें हम डलहौजी के विकासात्मक कार्य बोलते हैं। इन विकासात्मक कार्यों में सबसे पहले है रेलवे का आरंभ। भारत में रेलवे की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। 1853 में बंबई के बोरीबंदर से ठाणे के लिए पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। लगभग 400 यात्री इस ट्रेन में थे और ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर और 1.5 घंटे के बीच में ट्रेन चलाई गई। और जब ट्रेन भारत में पहली बार चली तो 21 तोपों की सलामी दी गई थी जब भारत में पहली ट्रेन चली। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि रेलवे भारत में पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853। ये पूरी डेट याद रखना, पूछा जाता है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि बोरीबंदर, बॉम्बे में है, से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर, 1.5 घंटे के आसपास का सफर था। 1.5 घंटे के आसपास का ये सफर था प्यारे दोस्तों। तो 34 किलोमीटर, ये याद रखना कि इसमें 3 इंजन थे और इनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। 3 इंजन थे जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। और ये जिस कंपनी ने ये रेल लाइन बिछाई थी वो थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इस कंपनी के द्वारा ये रेल लाइन बिछाई गई थी। लगभग 400 के आसपास इसमें यात्री थे। अब रेल बनाने का कारण क्या था? तो शुरू में ही हमने आपको बताया कि रेल बनाने का कारण कभी भी ये नहीं था कि भारत में हमें विकास करना है। रेल बनाने का बड़ा सीधा सा कारण था कि हमें औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करनी है, हमें कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। क्योंकि तटों तक सामान पहुंचाना आसान नहीं था, तटों से भारत के क्षेत्रों में सामान लाना आसान नहीं था। तो कोस्टल रीजन को कनेक्ट करने के लिए, ब्रिटेन के सामानों को भारत के आंतरिक क्षेत्र में भेजने के लिए यह सारा प्रपंच किया गया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा तार विभाग की स्थापना की गई
1852 में तार विभाग बनाया गया, जिसके महानिदेशक विलियम ओ शॉगनेसी थे, जिसके महानिदेशक डायरेक्टर विलियम ओ शॉगनेसी थे। ठीक है, टेलीग्राफ। और 1853 में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में लगभग 1280 किलोमीटर की पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। तो पहली टेलीग्राफ लाइन पूछा जाता है कब बिछाई गई? 1853 में, कलकत्ता से आगरा के बीच में। तार विभाग कब बना? टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कब बना? 1852 में। अध्यक्ष कौन थे? विलियम ओ शॉगनेसी। विलियम ओ शॉगनेसी अध्यक्ष थे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट या डाकघर अधिनियम। तो 1854 में ये डाकघर अधिनियम लेके आया, जिसका विरोध भी किया गया, जिसको अपोज भी किया गया, क्योंकि डाकघर अधिनियम के द्वारा पोस्टल टिकट की शुरुआत भारत में की गई। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में पहली बार पोस्टल टिकट या डाक टिकट को शुरू किया गया, और पहली पोस्टल टिकट में रानी विक्टोरिया की फोटो लगाई गई। और पोस्टल टिकट के थ्रू जनरली शायद 1 या 2 रुपए मैक्सिमम होता था, जिसके थ्रू आप भारत में कहीं पर भी डाक भेज सकते हो। वो शायद मैक्सिमम 2 रुपए होता था, एक बार मैं अमाउंट चेक कर लूंगा। और डाक विभाग भी बनाया गया। 1854 में डाक विभाग की औपचारिक स्थापना की गई। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को ऑफिशियली सेटअप किया गया। ऐसा नहीं है कि डाक व्यवस्था भारत में अंग्रेज लेके आए थे, डाक व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थी। पोस्टल सिस्टम इंडिया में ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, पोस्टल सिस्टम इंडिया में बहुत पहले से चलता रहा है। आखिरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया इसने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया। पहले ये सैन्य विभाग के अंतर्गत काम करता था। 1854 में इसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, जो रेल लाइन, ग्रैंड ट्रंक रोड और नहर बनाने का काम करते थे। तो ये इसके 4 प्रमुख विकासात्मक कार्य हैं। ये 4 मेजर डेवलपमेंट वर्क हैं। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई अर्थात बोरीबंदर और थाने के बीच में पहली ट्रेन। 1853 में आगरा और कलकत्ता के बीच में टेलीग्राफ लाइन। 1854 में डाक टिकट और डाक विभाग की स्थापना, और 1854 में ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना। ये इसके प्रमुख कार्य हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है जी, तो ये रेलवे का सफर है। इसके अलावा कुछ अन्य काम भी किए, जैसे कराची, बंबई और कलकत्ता के बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया। यहाँ पर उसने लाइट हाउस भी बनवाए। ये छोटे छोटे काम है पर इंपॉर्टेंट है। तोप खाने को कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया। जो तोप खाना था उसे कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया। इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी और सेना का मुख्यालय शिमला को बनाया। सेना का मुख्यालय इसने शिमला को बनाया, हिमाचल प्रदेश में। यहीं से शिमला जो है वो धीरे धीरे करके पॉपुलर होता जाएगा। शिमला जनरली कहा जाता है कि सिमिलर वर्ड से बना है। इसका वेदर लंदन के जैसा होता था, तो वो शिमलर से वर्ड शिमला निकला है, एक कहानी है। ठीक है जी, आई थिंक इसका पुराना कुछ नाम भी था। और 3 नई रेजिमेंट बनाई गई। गोरखा रेजिमेंट इसी के समय सेना में शुरू की गई। 1854 में वुड डिस्पैच आया, जिसमें एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, ये हम पढ़ेंगे आगे। 1854 में रुड़की में एक सिविल इंजीनियर कॉलेज हुआ करता था, जो पहले बना था। तो सिविल इंजीनियर कॉलेज को इसने विस्तार किया, और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। इसने सारी उपाधियां और पेंशन को खत्म कर दिया। जो भी उपाधियां और पेंशन मिलती थी वो सब इसने खत्म कर दी। एक इनाम आयोग बनाया था। देखो, इनाम शब्द जो है ना, वो फारसी भाषा का शब्द है। इनाम का मतलब होता है कर मुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड। तो ऐसे राजा जिनको कर मुक्त भूमियां दी गई थी, ऐसे सभी लोग जिन्हें टैक्स फ्री लैंड या इनाम लैंड दिया गया था, उनकी जांच की गई और अधिकांश लोगों की कर मुक्त भूमियों को छीन लिया गया। मैक्सिमम लोगों की टैक्स फ्री लैंड को वापस ले लिया गया। तो इनाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इनाम एक्चुअल में ऐसी जमीन को बोला जाता है जहां पर टैक्स नहीं लगता, जो कर मुक्त होती है। ठीक है। 1853 में चार्टर एक्ट आया और इसमें कहा गया
कि भारत में क्या होता था कि जो सिविल सर्वेंट होते थे, जो नागरिक सेवा के अधिकारी होते थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो 1853 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें कहा गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भारत में नागरिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त नहीं करेंगे। अब ये नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू की जाएगी। लेकिन भारतीयों के लिए इसमें जो न्यूनतम आयु होगी वो 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु 23 वर्ष होगी। इसी समय काल में अगर आप अधिकारी बन सकते हैं तो बन जाइए, अदरवाइज आप अधिकारी नहीं बन सकते। तो यही थे लॉर्ड डलहौजी के प्रमुख कार्य, मेजर वर्क ऑफ लॉर्ड डलहौजी। बाकी उसके बारे में ये अलग अलग कथन है, अलग अलग स्टेटमेंट है। आखिरी में वो कहता है, मैं थक गया हूँ, परेशान हूँ, शक्तिहीन हो चुका हूँ, नाक और गला साथ नहीं दे रहे हैं, अब वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन वो ये भी कह के जाता है, शुरुआत में जो हमने स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था कि हमने भारत जैसे बैलगाड़ी वाले समाज को मैं कुछ ऐसी चीजें दे के जा रहा हूँ जिसके लिए शायद वो मुझे हमेशा याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा जो हमने पढ़ा था कि एक सेकेंड, हाँ, उसका एक स्टेटमेंट था कि मैंने भारत की बैलगाड़ी सभ्यता में सामाजिक सुधार के 3 महान इंजन रेलवे, डाक और टेलीग्राफ को शामिल करने का प्रयास किया है। और उसको लेकर के अलग अलग लोगों ने तो डेफिनेटली स्टेटमेंट दिए ही थे, अलग अलग लोगों के कथन तो थे ही थे। ओके जी, अलग अलग लोगों में जैसे आप देख पाए कि रिचर्ड टेम्पल का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि एक साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में जो योग्य व्यक्ति इंग्लैंड ने भारत भेजे, उनमें से किसी ने भी उसकी बराबरी नहीं की। इतनी तारीफ करते हैं वो। मार्शमैन कहता है कि आधुनिक और प्राचीन इतिहास में वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एक प्रबुद्ध निरंकुश प्रशासक एक बड़े क्षेत्र में मानवता के कल्याण के लिए क्या कुछ कर सकता है। सब के सब साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, सारे के सारे इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियन हैं और आंख बंद करके तारीफ करेंगे। विलियम विल्सन हंटर ने कहा कि मैं डलहौजी के कार्यों को 3 शब्दों में बताऊंगा, विजय, संगठन और विकास। कॉन्क्वेस्ट, कंसोलिडेशन एंड डेवलपमेंट। डलहौजी की विजय से लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र मिला और आखिरी में डलहौजी चला जाता है, लेकिन छोड़ गया 1857 की क्रांति। उसने जो कार्य किए उससे 1857 की क्रांति का आधार तैयार हुआ। तो यह था जेम्स एंड्रयू रैमसे, अर्थात अर्ल ऑफ डलहौजी या फर्स्ट मार्क्विस ऑफ डलहौजी। उम्मीद है प्यारे दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत सी बातें हमने पढ़ी हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स को हमने कंप्लीट किया है, चाहे वो भारत में रेलवे का विकास हो, चाहे व्यपगत का सिद्धांत हो। याद क्या रखना है, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे, याद रखिएगा। 18 जनवरी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बना, फरवरी 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। युद्ध के द्वारा पंजाब का विलय किया, बर्मा का विलय किया, सिक्किम के कुछ क्षेत्र जीते। कुप्रशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया। अवध की राजधानी लखनऊ थी, नवाब वाजिद अली शाह थे, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट थी। ऋण ना चुका पाने के कारण हैदराबाद से बरार का क्षेत्र ले लिया और व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पर 7 रियासतों का विलय किया, जिसमें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर शामिल हैं। इन्हें इसी क्रम में याद रखिएगा क्योंकि इसी क्रम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद इसने भारत में रेलवे का विकास किया। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। साहिब सुल्तान सिंध नाम के उसमें 3 इंजन लगे हुए थे। 1.5 घंटे का सफर, 34 किलोमीटर की दूरी, लगभग 400 के आसपास यात्री उसमें थे। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन बनाई गई। विलियम ओ सॉगनेसी इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। इसने 1854 में डाक अधिनियम पारित किया और भारत में डाक टिकट, पोस्टल टिकट को शुरू किया और 1854 में ही पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया। इसके द्वारा
इनाम आयोग की स्थापना की गई, जिसके तहत बहुत से लोगों की करमुक्त भूमि को वापस छीन लिया गया। इसने तोपखाना को कलकत्ता से अवध या की ओर ट्रांसफर किया प्यारे दोस्तों, और इसी के समय शिमला को सेना का मुख्यालय बनाया गया। वुड डिस्पैच की रिपोर्ट भी इसी के समय में आई थी, जिसके तहत जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना आगे जाकर के की गई। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। जिस समय आप पढ़ना शुरू करते हैं, उस समय तो सिविल सर्विस के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो जाते। याद रखना कि डलहौजी से पहले भी कंपनी ने व्यपगत के सिद्धांत का प्रयोग किया था, और डलहौजी के शासनकाल में कंपनी ने सर्वाधिक विस्तार किया। लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का इलाका कंपनी को मिल गया। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।